नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जाधानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मोरवा विस्थापन को लेकर ऊर्जाधानी न्यूज के संपादक प्रदीप तिवारी ने राजेश्वर वैश्य से की बात। राजेश्वर वैश्य ने बताया कि एनसीएल द्वारा 1980 से हम स्थापित होते आ रहे हैं, लेकिन इस बार एक बड़े पैमाने पर मोरवा क्षेत्र की भूमि एनसीएल के द्वारा अधिग्रहण की जा रही है, जिसे लेकर राजेश्वर वैश्य ने अपनी बात रखते हुए एनसीएल प्रबंधन एवं कलेक्टर से उचित मुआवजा एवं विस्थापन लाभ दिलाने की बात कही है। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रदीप तिवारी, आप देख रहे हैं ऊर्जाधानी न्यूज। हमारे साथ फेस टू फेस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं राजेश्वर वैश्य जी। वैश्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऊर्जाधानी न्यूज में। राजेश्वर भाई, सिंगरौली एनसीएल द्वारा 1980 से लगातार ये विस्थापन की प्रक्रिया जो है चल रही है। अभी तक में आप भी कई बार विस्थापित हुए होंगे, आपकी ज़मीनें अधिग्रहण हुई होंगी। विस्थापन के बाद किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ज़रा बताएं। सर्वप्रथम तो इस सावन के पवित्र माह में आपने हमें यहाँ बुला के बोलने का मौका दिया। मैं आपको, आपके दर्शकों को हार्दिक सावन की शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा आपने बताया कि यहाँ का विस्थापन सन 80 से चल रहा है, उसमें हम लगभग 80 से ही कई बार विस्थापित हुए और हर बार अलग अलग प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 80 में जहाँ मेरा जन्म हुआ, वहाँ से विस्थापित हुए, बहुत कम मुआवजा एनसीएल द्वारा दिया गया और कई प्रकार से लोगों को गुमराह करके पूरा उनका मुआवजा नहीं दिया गया। और उस समय वो लोग उतना जागरूक भी नहीं थे कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ें। जो एनसीएल बोला उस प्रकार से लोग सहमति हुए और लेते गए। उसके बाद दूसरी बार हमने विस्थापन का दंश झेला 2008 में। जहाँ जन्म हुआ था उसके बाद दूसरे जगह हमारी जहाँ पढ़ाई लिखाई हुई, उस घर से भी हमको उसको भी छोड़ना पड़ा देश हित के लिए, क्योंकि कोयले की ज़रूरत देश को है। हमने वहाँ से भी विस्थापन होने का निर्णय लिया और एनसीएल द्वारा विस्थापित किया गया। उसके बाद अभी लेटेस्ट में जो मेढ़ौली का मुद्दा चल रहा है, उसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ आई। एनसीएल कई बार 20 लाख हेक्टेयर में रेट बनाया और लोगों ने बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन किया, अपने मांगों पर अडिग रहा। उस बीच में कुछ पढ़े लिखे लोग, प्रबुद्ध जन भी जुड़े, जो अपने मांगों को लेकर, अपने हित को लेकर ध्यान दिया और यह जो 20 लाख हेक्टेयर एनसीएल द्वारा मुआवजा बनाया था, धरना प्रदर्शन और मांगों को मजबूत करते हुए कई बार आंदोलन हुआ। इसके बाद एनसीएल को मजबूरन 52 लाख हेक्टेयर का मुआवजा देना पड़ा। देखिए राजेश्वर जी, जिस तरह से जिस एरिया में एनसीएल द्वारा अधिग्रहण किया जाता है, जिस एरिया को, वहाँ नौकरी का प्रावधान है, लेकिन कई लोगों के द्वारा बताया गया कि एनसीएल में नौकरी की फाइलें कई वर्ष से उनके टेबल पर रखी हुई है, लेकिन अभी तक उनको नौकरी नहीं मिला है, जबकि ये विस्थापित दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं। इस संबंध में क्या कहेंगे? आपका कहना बिल्कुल सही है कि मेढ़ौली में जो भी लोग विस्थापित हुए हैं, एनसीएल के गलत रवैये और उसकी नीति के कारण हमारे विस्थापित दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एनसीएल के कार्यालय का चक्कर लगा लगा के परेशान हैं, लेकिन उनके फाइल को कई बार से कई वर्ष तक दबाया जाता है। कोशिश ये किया जाता है कि जितना उनको परेशान किया जाए। इनके यहाँ ना कोई टाइम का लिमिट है कि कब तक इनको नौकरी देना है। एक भी छोटे से कागज़ के लिए वो स्वयं, जबकि उनके कार्यालय में उपलब्ध रहता है, फिर भी विस्थापित को परेशान करते हैं, दौड़ाते हैं। फिलहाल में तो कई लगभग 4-5 वर्ष से एक गंभीर मुद्दा चला आ रहा है एनसीएल से मांग की कि उन्होंने तीसरी नौकरी का एक प्रावधान बना दिया है कि तीसरी नौकरी किसी विस्थापित को नहीं दिया जाएगा, जबकि वो अधिग्रहण पहले 80 में हुआ, फिर 2008 में हुआ और उसके बाद अभी जो 15-16 में जो इसका मुआवजा वितरण चल रहा था, इन सब को लेके अलग अलग बार विस्थापित हुआ। एनसीएल का नियम है कि प्रत्येक 2 एकड़ में नौकरी देना है। फिर भी इन्होंने अपने विस्थापितों को परेशान करने के लिए एक नियम बना दिया, तीसरी नौकरी नहीं देंगे। अरे तीसरी नौकरी वह व्यक्ति अपने लिए नहीं मांग रहा है, वो अपने परिजन के लिए, अपने ब्लड रिलेशन के लिए अगर मांग रहा है, आपको 2 एकड़ कहीं ना कहीं व्यवस्था करके ज़मीन पैकेज में दे रहा है, तो आपको देना चाहिए। और यह मुद्दा काफ़ी गंभीर है और मांग पिछले 4-5 साल से चल रही है, जिसमें एनसीएल प्रबंधन केवल यह बोलता है कि हम हेडक्वार्टर से मांगेंगे, अपने मंत्रालय से मांगेंगे, लेकिन अभी तक उसका विस्थापितों को कोई लाभ मिलता नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, जिस तरह से वार्ड क्रमांक 10 का विस्थापन हुआ, ये कई वर्ष बीत गया, विस्थापन हुए, एनसीएल द्वारा उनको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। जब प्रमाण पत्र की बात आती है तो गोल मटोल या इधर उधर करके जो है तड़का देते हैं, बहाना करते हैं। जबकि प्रमाण पत्र देने से, जब यहाँ वो भी कंपनियाँ जो आती हैं तो वो प्रमाण पत्र मांगती हैं, अगर विस्थापन का कार्ड हो, प्रमाण हो मेरे पास, तो रोज़गार हमें मिल सके। इससे किस तरह का कठिनाई हो रही है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? विस्थापन प्रमाण पत्र के लिए तो वाकई में एक गंभीर मुद्दा
एनसीएल द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि उनको तो चाहिए कि जो भी हमारे परियोजना द्वारा विस्थापित हो रहा है, उसकी ज़मीन ले रहे हैं, आप घर ले रहे हैं, तो उसको प्रमाण पत्र स्वतः ही दे देना चाहिए। लेकिन विस्थापितों के मांग करने के बाद भी पिछले लगभग ये पिछला वाला जो मिढ़ौली वाला 10 नंबर वार्ड का विस्थापन चल रहा है, उसमें हम लोगों ने विस्थापन के मुआवजा के पहले से ही मांग करते आ रहे हैं कि आप सार्वजनिक रूप से विस्थापित प्रमाण पत्र दे दीजिए, जिसमें कई सारे लाभ विस्थापितों को मिल सके, वो भी कंपनी में जा सके, कहीं टेंडर ले सकें, कहीं भी अपना दिखा के उसका लाभ जहाँ जहाँ भी मिलता हो ले सकें। देखिए, वार्ड क्रमांक 10 का विस्थापन 2010-11 में हुआ था और शायद मुआवजा भी वितरण हो गया, लेकिन कई ऐसे मकान हैं जो वार्ड क्रमांक 10 में अभी भी हैं। वहाँ उसका क्या परिस्थिति है, किस वजह से वो मकान नहीं हटाए गए हैं, उसके बारे में? इसका जिम्मेवार भी तो मैं एनसीएल को ही मानता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुआवजा का वितरण अभी तक पूरा नहीं किया है और कई सारे ऐसे घरों का जो निर्धन हैं, गरीब हैं, जिनके पास वाकई में कोई कागजात नहीं है वहाँ के, और वो वहाँ के मूल निवासी हैं, जैसे अगरिया हो गए, खैरवार हो गए, कुछ और समुदाय के लोगों का भी मकान छूटा हुआ है। तो एनसीएल उनको बार बार परेशान कर रहा है, कुछ तो कागज़ दीजिए। अब उनके पास वाकई में गरीब हैं, उनके पास कुछ नहीं है, तो कहाँ से पाएँ? और बाकी आपको अगर सत्यापित करना ही है तो वहाँ के वार्ड पार्षद से, वहाँ के जनप्रतिनिधि से, जो वहाँ के स्थानीय तौर पे हैं, उनसे प्रमाणित करवा लीजिए कि यहाँ के हैं कि नहीं है। वो पुराने समय से रह रहे हैं और उनका आप घर ऐसे बीचों बीच खदान में पड़ा हुआ है, वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, डेली ब्लास्टिंग का सामना कर रहे हैं। उनको अभी तक न उनको घर हटाया जा रहा है, न मुआवजा दिया जा रहा है। राजेश्वर जी, जिस तरह से आप यहाँ के मूल निवासी हैं, कई पीढ़ी आपकी यहाँ रह चुकी है और विस्थापन की प्रक्रिया बहुत दिनों से चली आ रही है। जैसा जानकारी है कि एनटीपीसी द्वारा जिस भूमि को अधिग्रहण किया जाता है, अधिग्रहण के बाद उन विस्थापितों को कोई भी टेंडर हो, वो चाहे रोड का हो, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, माने कोई भी टेंडर हो, उनको ज़्यादा वरीयता दिया जाता है, लेकिन एनसीएल में ऐसा नहीं है। उस संबंध में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया विस्थापितों के हित में आदरणीय तिवारी जी। जैसा आपने बताया कि एनटीपीसी और अन्य जगह पे विस्थापितों को लेके कई अच्छे नियम बनाए गए हैं, परंतु एनसीएल द्वारा ऐसा नहीं है। हर टेंडर में एनटीपीसी में विस्थापितों को विशेष वरीयता दी जाती है, वहाँ रेट का कंपटीशन नहीं होता, रेट फिक्स होता। इस प्रकार से हमने एक आध पत्र 4-5 साल पहले एनसीएल में भी लिखा था कि जिस प्रकार से एनटीपीसी में नियम है, उस प्रकार से यहाँ भी एनसीएल में भी किया जाए। गाड़ियों को लेकर, छोटी गाड़ियों का काम एनसीएल में है और एनटीपीसी में भी, उसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। एनटीपीसी में है कि वहाँ रेट फिक्स रहता है, ड्राइवरों का फेयर फिक्स रहता है, लेकिन एनसीएल में ऐसा नहीं है। एनसीएल उसका बिड कराती है, टेंडर में भाग लेते हैं लोग, और रेट वाकई में जो बेरोजगार हैं वो किसी न किसी प्रकार से अपना रोजगार पाने के लिए बहुत लो रेट में टेंडर डालते हैं और उससे आर्थिक रूप से उनको नुकसान भी होता है। तो मैं एनसीएल से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, जिस प्रकार से एनटीपीसी में नियम है कि विस्थापितों को वरीयता देकर विस्थापितों को ही गाड़ियों का टेंडर दिया जाता है, यहाँ भी एनसीएल में भी लागू किया जाए। राजेश्वर जी, विस्थापन के बाद बेरोजगारी चरम सीमा पर हो जाती है। अभी मोरवा अधिग्रहण होने जा रहा है, इसके बाद यहाँ एक बहुत बड़ा एरिया अधिग्रहण हो रहा है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार होंगे। उस संबंध में आप क्या कहेंगे? वाकई में आपने भविष्य की बात की है। हमको तो बहुत ही अंधकार में मोरवा का विस्थापन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से जो 300,000 आबादी जाएंगे, यहाँ के बेरोजगार नवयुवक दर दर की ठोकरें खाएंगे, यहाँ का रोजगार छिन जाएगा। उसके लिए कोई ठोस पहल हमको ना तो एनसीएल द्वारा ना ही जिला प्रशासन द्वारा दिखाई दे रहा है। मेरा गुजारिश है जिला प्रशासन से भी, माननीय कलेक्टर साहब महोदय से भी, कि इस मामले को, विस्थापन के मुद्दे को विशेष गंभीरता से लें और यहाँ के जनमानस को एक स्थापित करने का अपना ठोस नियम बनाएं, जिससे कि यहाँ के लोगों को भविष्य की चिंता न हो, अपने देश के नागरिक होने के नाते वो भी स्वतंत्र रूप से अपने रोजी रोटी की व्यवस्था कर सकें। और देश हित में जो इतना बड़ा विस्थापन होने जा रहा है, उसमें सब लोग अपना आहुति देने जा रहे हैं। सब लोग तो सहमति हैं कि हम विस्थापन होने के लिए सहज तैयार हैं, लेकिन माननीय कलेक्टर महोदय से यह भी निवेदन है कि जो नियमशः अक्षरशः नियम बनाए गए हैं विस्थापन का, उसका लाभ मिलना चाहिए। राजेश्वर जी, मोरवा विस्थापन में एक सबसे बड़ी समस्या है प्लाट। आप हमें कहाँ प्लाट देंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसी को लेकर तमाम तरह के विवाद चल रहे हैं और विस्थापित भी असंतुष्ट हैं। एनसीएल का कहना है भलुगढ़ प्लाट देंगे। यहाँ के लोगों का, विस्थापितों का, विस्थापन संघ के जो नेता हैं, चाहे पुनर्स्थापना मंच हो और चाहे सिंगरौली विस्थापन मंच हो, ये सभी प्लाट को लेकर इनमें असमंजस बना हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे?
यह तो बहुत ज्वलंत प्रश्न है। इसमें हम चाहेंगे कि दो जो गुट बन गए हैं, इसी को लेके बने हैं मोरवा में, दोनों एक होके इस मांग को रखें तो मैं समझता हूँ कि जिला प्रशासन और एनसीएल द्वारा इसका कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाएगा। और मेरा स्वतः का राय है, मैं समझता हूँ कि अगर प्लाट को दो जगह विभाजित कर दिया जाए, अगर मान लीजिए भलुगढ़ लोग नहीं जाना चाहता तो कुशवाई पिरताली कुछ लोग मांग कर रहे हैं, तो यहाँ भी इनको दे के विस्थापित कर दिया जाए, यहाँ भी इनको आवासीय प्लाट दे दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि जो दो गुट हुए हैं मोरवा में, या मोरवा के हित के लिए, यहाँ के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। मेरा निवेदन है और आग्रह भी है कि मैं ऐसा सोचता हूँ अपने दृष्टिकोण से कि दोनों अगर एक हो जाते हैं दोनों ग्रुप, तो यहाँ के लोगों को अच्छा लाभ दिला सकते हैं। आपको क्या लगता है ये दो गुट जो है पुनर्स्थापना मंच से और सिंगरौली विस्थापन मंच, दो गुट अलग अलग जिस तरह से चल रहे हैं, एक नहीं हो रहे हैं, एक मांग इनकी नहीं है, दोनों की मांगें अलग अलग तरह से हैं, अलग अलग मुलाकातें होती हैं, तो ये जनता के हित में है या जनता को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा? इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि ये तो पहले एक ही साथ चल रहे थे, कुछ मुद्दों पे इनका मनभेद हुआ है, बाकी तो दोनों का हम समझते हैं कि मांग जनता के हित के लिए ही है। मैं व्यक्तिगत रूप से अपना सुझाव देना चाहता हूं कि दोनों ग्रुप एक हो जाएं और सामूहिक रूप से जो अक्षरशः नियम है विस्थापन का, उसको दिलाने के लिए, जनता को हित को दिलाने के लिए एक साथ प्रयास करें, मेरा यही आग्रह है। राजेश्वर जी, जिस तरह से एक बड़ा क्षेत्र विस्थापन होने जा रहा है और आप भी कई बार विस्थापित हो चुके हैं, तो काफ़ी अनुभव हो गया होगा आपको। जैसे आप कहे जन्म कहीं हुआ तो शादी कहीं हुई तो बच्चे कहीं हुए और आज हम कहीं हैं, तो कई बार आप विस्थापित हो चुके हैं। इस विस्थापन में आपका क्या मांग है? किसी जैसे एनसीएल द्वारा अब तो सेक्शन 9 लग गया, डोन सर्वे हो गया, नापी चालू हो गई, लेकिन एनसीएल अभी किसी चीज़ को स्पष्ट नहीं किया है, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? मेरा मात्र एक ही मानना है, मांग भी है कि जो हमारे नियम में है, जो विस्थापन आर लॉ में है, उसको एनसीएल जनता के हित में अक्षरशः पालन करते हुए अधिकतम लाभ, जो अधिकतम लाभ है, ऐसा नियम में भी है कि इस एरिया में जो अधिकतम प्रॉपर्टी का नियम है, रेट है, उसको मानते हुए उसका 2 गुना करके देना है। जिस तरह से अभी एनसीएल एक पत्र जारी कर कलेक्टर गाइडलाइन से ज़मीन का मुआवजा और पीडब्ल्यूडी 2019-20 का रेट देने का एक पत्र सार्वजनिक किया है, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? एनसीएल स्वतः ही इतना बड़ा संस्था है, उसके पास हर डिपार्टमेंट है। एनसीएल चाहे तो अपने एसओआर रेट पे खुद ही वो अपना मुआवजा दे सकती है, परंतु इन्होंने पीडब्ल्यूडी से रेट मांगा है, ठीक है वो भी, लेकिन जो आज के समय का रेट है वो दें और नियमतः जो सोल्यूशियम और अन्य विस्थापन लाभ होता है उसके साथ में लोगों को दें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए ऊर्जाधानी न्यूज।